हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट का पार्ट 2। देखिए, पहले मैं एक बात बता दूं, आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और इंशाल्लाह आपको आगे वीडियोस मिलते रहेंगे। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो क्या है? ऑल्टरनेटिंग करंट का पार्ट 2 है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट। कहने का मतलब क्या है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट इन द सेंस क्या है कि कभी एसी सर्किट में हमारा रेजिस्टेंस लगा होगा, कभी एसी सर्किट में हमारा इंडक्टेंस लगा होगा, कभी एसी सर्किट में हमारा इंडक्टेंस रेजिस्टेंस दोनों साथ में लगा होगा, कभी एसी सर्किट में हमारा कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस एक साथ होगा, और कभी हमारा एसी सर्किट में एलसीआर इन द सेंस इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस ये तीनों एक साथ लगे होंगे। और इन्हीं सर्किट में हम पावर डिसिपेशन के बारे में भी बात करेंगे। तो पहले स्टार्टिंग से करते हैं। एसी सर्किट में सिर्फ एक इंडक्टेंस लगा के देखते हैं कि होता क्या है एसी सर्किट में। फॉर एन एग्जांपल एक डायग्राम मैं कंसिडर ले लेता हूं। यहाँ पे सपोज करिए ये हमारा एक एसी सर्किट है, ठीक। ये हमारा एक एसी सर्किट है और इसमें, सॉरी मैंने इंडक्टेंस बोल दिया था, इंडक्टेंस नहीं, अभी हम रेजिस्टेंस को लगाते हैं एसी सर्किट में, ठीक है। एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है एसी सर्किट में जिसका रेजिस्टेंस क्या है? आर है, ठीक। और एक्चुअली में होता क्या है एसी सर्किट में, जो फेज डिफरेंस होता है करंट और ईएमएफ के बीच में, क्या करंट और ईएमएफ के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है ना, तो उसी की वजह से हमारा डिफरेंस की वजह से ही जो फेज डिफरेंस होता है एसी सर्किट में एक्चुअली में है क्या कि जो फेज डिफरेंस होता है ईएमएफ और करंट के बीच में, वो डिपेंड करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट में। कहने का मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस लगा है तो फेज डिफरेंस क्या है ना? इंडक्टेंस लगा है तो फेज डिफरेंस क्या है? कैपेसिटेंस लगा है तो फेज डिफरेंस क्या है? इंडक्टेंस रेजिस्टेंस लगा है तो फेज डिफरेंस क्या है? कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस लगा है तो फेज डिफरेंस क्या है? और इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस ये तीनों लगे हैं तो फेज डिफरेंस क्या है? तो जो फेज डिफरेंस होता है वो डिपेंड करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट पे। बात समझ में? तो मैंने कंसीडर किया हुआ है ये जो सिंबल है हमारा, ये एसी सोर्स है हमारा। ये क्या कर रहा है? हमें ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड कर रहा है। ये सिंबल होता है एसी सर्किट का। जैसे मैंने आप लोगों को पढ़ाया, तो डीसी का सिंबल मैंने क्या बताया था? ये बैटरी होती है वहां पे सिंपल, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। एक हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स है, उसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। किसी टाइम पे इंस्टैन्टेनियस करंट अगर हम थोड़ी देर के लिए इसमें कंसीडर कर लें, आई है। क्या है? इंस्टैन्टेनियस करंट हमारी क्या है? आई है। तो इंस्टैन्टेनियस करंट है तो उस टाइम पे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस क्या होगा? V इज इक्वल टू आई आर, ठीक। और यही V क्या होगा? V आर एम एस इक्वल टू V क्या होगा? V नॉट साइन ओमेगा टी। सिंपल यही होने वाला है। V आर एम एस इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। और मैं पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं कि V नॉट जो है हमारा वो क्या है? पीक वैल्यू है। बात समझ में आई? तो ये आई आर और V नॉट साइन ओमेगा टी आपस में क्या होने वाले हैं? बराबर होने वाले हैं, साइन ओमेगा टी, ठीक। बात समझ में आई? अब r को हम लोग यहाँ डिवाइड कराएंगे तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा? V नॉट अपॉन r साइन ओमेगा टी। और जैसा कि हम लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, क्या v इक्वल टू आई आर, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा? v अपॉन r, ठीक। अब यहाँ पे पोटेंशियल जो हमारा वोल्टेज है उसकी पीक वैल्यू से रेजिस्टेंस को डिवाइड कर रहे हैं, तो मैंने बताया i इक्वल टू v अपॉन r। तो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज की हम रेजिस्टेंस से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हमारा टर्म क्या होने वाला? आई नॉट। तो i इक्वल टू हमारा क्या आ गया? आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इससे हमें यह समझ में आया इस इक्वेशन से कि जब एसी सर्किट में रेजिस्टेंस लगा होता है तो करंट और ईएमएफ वोल्टेज उनके बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो जीरो होता है। क्या होता है? जीरो। बात समझ में है? नोट कर लीजिए इसको। तो अब देखिएगा, अब हमारा अगला टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। व्हेन सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली, क्या? इंडक्टेंस ओनली। जैसे मैंने रेजिस्टेंस कंसीडर किया था, सपोज करिए ये हमारे पास एक एसी सर्किट है और इसमें ये इंडक्टेंस लगा हुआ है। अच्छा, इसकी इंडक्टेंस जो है वो एल है, ठीक। बात समझ में? अच्छा, बात समझने वाली क्या है कि ये ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स से इंडक्टेंस लगा हुआ है, तो क्या हो रहा है? करंट कंटिन्यूअसली वैरी कर रही होगी, चेंज हो रही होगी। अच्छा, करंट चेंज हो रही होगी तो इसके फ्लक्स में क्या आ रहा होगा? चेंज आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा? जब फ्लक्स में चेंज आ रहा होगा तो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होगा, है ना। और वो ईएमएफ क्या होगा? E इज इक्वल टू
एल डी आई बाई डी टी। ये जो है हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ा हुआ है। ठीक, ईएमएफ क्या होगा, एल डी आई बाई डी टी। जो करंट वेरी कर रही है कंटिन्यूअसली, उसकी वजह से ये जो बैक ईएमएफ है, बैक, ये प्रोड्यूस हो रहा होगा क्योंकि फ्लक्स में चेंज आ रहा है। लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स से तो इसका अपना भी ईएमएफ होगा, क्या, V इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वोल्टेज VRMS अगर बोलते हैं तो V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये भी लगा है और ये बैक ईएमएफ है, तो नेट हमारा जो वोल्टेज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, V नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये होने वाला है, ये हमारा नेट वोल्टेज होने वाला है। ठीक, देखिए इसको नोट कर लीजिए। अब देखिएगा, अब चूंकि इंडक्टेंस लगा हुआ है तो रेजिस्टेंस क्या होने वाला है, जीरो, क्योंकि प्योर इंडक्टेंस है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस, और ये हमारा क्या लिखा हुआ है, V इज इक्वल टू, अगर आई आर से देखें तो ये V ही तो लिखा हुआ है, ये पूरा टर्म हमारा, ये V लिखा हुआ है। तो रेजिस्टेंस अगर जीरो हो गया तो V भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये पूरा V लिखा हुआ है, ये जीरो के बराबर। बात समझ गए। अब एल डी आई बाई डी टी को उधर ट्रांसफॉर्म कर दो तो V नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। बात समझ गए। डी टी को इधर भेज दो, V नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू एल डी आई। ठीक, अब हम क्या करेंगे, सॉरी मैंने डी टी लिखा नहीं, डी टी को इधर भेजो इज इक्वल टू, अब ये V नॉट है, V नॉट है, तो ये L भी अगर हम इधर लिया तो V नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी इज इक्वल टू डी आई, सॉरी डी आई। ठीक, अब हम इस टर्म को इंटीग्रेट कर देंगे इतने बार को। देखिए ये जो V नॉट बाई एल है ये कांस्टेंट है, ठीक है, तो इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे तो V नॉट बाई एल कॉमन ले लेंगे और साइन ओमेगा टी का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो वो होता है माइनस का कॉस ओमेगा टी और अपॉन ओमेगा। ठीक, और डी आई यानी कि वन का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू आई, तो ये आई हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आई। देखिएगा इसको, तो यहां पे मैं थोड़ा सा रफ करके लिखूंगा, देखिएगा आप लोग, यहां पे मैं थोड़ा सा रफ करके लिखूंगा। क्या लिखूंगा, क्या आया हमारा टर्म, ये आया। ठीक, यानी कि हमारा जो टर्म आया V नॉट बाई ओमेगा एल माइनस का कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू आई, ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। अगर हम कॉस ओमेगा टी को लिखें, क्या, कॉस ओमेगा टी को, तो ये हमारे पास है V नॉट ओमेगा एल, तो क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी इज इक्वल टू आई। ठीक, ये एल है, टी नहीं है, तो हमारा एल है। अच्छा देखो, साइन हमारा क्या ऑड फंक्शन है, ठीक है, इससे अगर माइनस कॉमन लेंगे तो वो बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस बाहर आएगा और इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, और ये हो जाएगा ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। क्या हो जाएगा, यानी कि V नॉट बाई ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू इज इक्वल टू आई। अब देखिएगा, आई इज इक्वल टू V नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ये हमारी करंट आ गई, ये हमारी करंट की इक्वेशन आ गई। और यहां से हमें दिख रहा है साफ साफ कि जो करंट है वो लैग कर रही है पाई बाई टू, 90 डिग्री लैग कर रही है, किससे, वोल्टेज से। वोल्टेज से करंट 90 डिग्री क्या कर रही है, लैग कर रही है। अगर इसको थोड़ी देर से ग्राफिकली समझे, देखिएगा मैं थोड़ा सा ये रफ कर रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, नोट करते चलिए साथ में। ठीक है, अगर हम ग्राफिकली देखें, सपोज करिए, यानी कि करंट क्या कर रही है, 90 डिग्री लैग कर रही है और साइन का कर्व है, तो देखिएगा अगर ये हमारा मैं वोल्टेज ले लूं, V नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक, सिंपल, तो जो हमारी करंट होगी, देखिएगा ये हमारी वन वैल्यू होने वाली, ये -1 और ये हमारा पाई होने वाला है, ये सिंपल 2 पाई। ठीक, ये पाई बाई टू, ये 3 पाई बाई टू। ठीक, तो करंट जो हमारी होगी वो यहां से आएगी और ये कुछ इस तरह का करंट का हमारा ग्राफ है। तो इसको थोड़ा सा देखिए, ये जो हमारी है ये I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू का ग्राफ है। देखो करंट 90 डिग्री लैग करी, कहने का मतलब क्या है कि ये -1 से स्टार्ट हो रही है और ये 0 से स्टार्ट हो रही है हमारी वोल्टेज हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है, करंट -1 से। अब ध्यान रखने वाली बात ये कि जब वोल्टेज का मैक्सिमम हो रहा है तो करंट हमारी क्या हो रही है, 0 हो रही है, और जब हमारी करंट मैक्सिमम हो रही है तो वोल्टेज हमारा 0 हो रहा है। ठीक, बात समझिए, ये इसका ग्राफ है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक, अब आगे एक चीज मैं बताना आप लोगों को चाहूंगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस के बारे में। किसके बारे में, इंडक्टिव। ये इक्वेशन मैं यहां लिख रहा हूं, V नॉट बाई ओमेगा एल इज इक्वल टू, सॉरी इज नॉट इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई में है साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू इज इक्वल टू आई। ठीक है, अच्छा अगर इस इक्वेशन को सिंपल आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी से कन्वर्ट कराओ, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू से कंपेयर कराओ, आई इज इक्वल टू, तो आई नॉट की जगह पे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, देखिए आप लोग। तो एक्चुअली में है क्या, अच्छा आई क्या होता है,
V अपॉन R, V अपॉन R होता है। अच्छा ये V अपॉन R ही लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको V अपॉन R से कंपेयर कराएंगे, तो ये जो ओमेगा L है हमारा, ये रेजिस्टेंस ना होके, क्योंकि रेजिस्टेंस तो जीरो कंसीडर किया था, रेजिस्टेंस ना होके इंडक्टिव रिएक्टेंस हो जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं, अगर इससे कंपेयर कराएं तो यहां से जो I नॉट है हमारा वो आएगा V नॉट बाई एक्सएल। क्या आएगा? V नॉट बाई एक्सएल, यानी कि इस इक्वेशन को मैं दोबारा लिखूंगा, V नॉट बाई एक्सएल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू इज इक्वल टू आई। ये यानी कि एक्सएल जो है हमारा वो क्या है? ओमेगा एल है, जिसे हम लोग कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या कहते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल। अच्छा थोड़ा सा देखिएगा, ओमेगा क्या है? हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और ओमेगा हमारा क्या होता है? 2 पाई एफ। तो एक्सएल हमारा क्या हो जाएगा? 2 पाई एफ एल। बात समझ में आई? ये हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस हो जाएगा, क्योंकि ये किसकी वजह से है? इंडक्टेंस की वजह से। रेजिस्टेंस मैंने जीरो कंसीडर किया। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नई क्लिप बनाओ, नई क्लिप बना दो। हाँ तो बच्चों हमारा अगला टॉपिक है, हमारा अगला टॉपिक क्या है? व्हेन सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली। कहने का मतलब क्या है? हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट हैं, जिनका जो फेज डिफरेंस होता है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट पे डिपेंड करता है। कहने का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस में जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि फेज डिफरेंस क्या होता है? जीरो होता है। इंडक्टेंस लगाओ एसी सर्किट में तो फेज डिफरेंस क्या होता है? करंट लैग करती है 90 डिग्री पाई बाई टू है, और कैपेसिटेंस लगाओ तो क्या होता है? देख लेते हैं। सपोज करिए हमारे पास एक एसी सर्किट है जिसमें कैपेसिटेंस लगा हुआ है। ये सिंपल, ये कैपेसिटेंस लगा हुआ है और इसकी कैपेसिटेंस जो है वो सी है। ठीक, तो कहने का मतलब क्या है? किसी इंस्टेंटेनियस टाइम पे अगर हम वोल्टेज कंसीडर करें, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, ठीक है, यानी कि वो क्या होगा? V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी। ये होने वाला है, सिंपल। ठीक है, ये होने वाला है। तो अगर हम देखें तो I इक्वल्स टू क्या होता है? सॉरी, V इक्वल्स टू हमारा होने वाला है V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, और V इक्वल्स टू नॉर्मली क्या होता है? Q बाई सी। क्या होता है? V इक्वल्स टू क्या होता है? Q बाई सी। ठीक, तो यहां से हमारा V क्या आया? V नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल्स टू Q बाई सी। ये आया हमारा। ठीक, तो यहां से अगर हम Q निकालें सिंपली, तो Q हमारा क्या होगा? Q इज इक्वल्स टू होगा CV नॉट साइन ओमेगा टी। ये सी उधर मल्टीप्लाई में चला गया। अच्छा अगर हम करंट को लिखें, ये तो मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर लिया था, अगर हम इसकी करंट को लिखें, नॉर्मली करंट हमारी क्या होती है? I इक्वल्स टू dQ बाई dt। क्या मैं पीछे वाले चैप्टर में, पीछे वाले वीडियो में बता चुका हूं। करंट क्या होता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट लग जाए तो टाइम से डिवाइड कर दो, जिसके आगे लगा उसमें टाइम से डिवाइड कर दो, सिंपल। यानी कि I क्या होता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। ठीक, तो I इक्वल्स टू क्या आ गया? dQ बाई dt। यानी कि अगर I इक्वल्स टू Q की वैल्यू अगर हम ये वाली यहाँ पे पुट करते हैं, तो d बाई dt क्या आ जाएगा? CV नॉट साइन ओमेगा टी। सिंपल, ये आने वाला। अच्छा सी कैपेसिटेंस कांस्टेंट, चेंज नहीं होने वाली। V नॉट पीक वैल्यू हो वो भी चेंज नहीं होगी, तो CV नॉट को बाहर लेंगे तो I इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा? CV नॉट d बाई dt साइन ओमेगा टी। सिंपल। अच्छा ये साइन ओमेगा टी को अगर हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या आने वाला है? यहां पे मैं लिख रहा हूं, देखिएगा, I इक्वल्स टू, ये तो CV नॉट ऐसे ही रहेगा, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी। क्या? कॉस ओमेगा टी। फिर ओमेगा टी का करेंगे तो ओमेगा टी का 1 हो जाएगा, ओमेगा कांस्टेंट है, तो डॉट ओमेगा, यानी कि I इक्वल्स टू क्या हो गया? ओमेगा CV नॉट कॉस ओमेगा टी। ये हमारा टर्म आ गया। अच्छा कॉस ओमेगा टी को हम साइन के टर्म में लिखे तो क्या लिख सकते हैं? I इक्वल्स टू ओमेगा CV नॉट साइन पाई बाई टू माइनस साइन पाई बाई टू प्लस कॉस ओमेगा टी लिख रहे हैं ना, तो ओमेगा टी। सॉरी ये देखना पड़ेगा मुझे, एक मिनट। हाँ, तो कहने का मतलब क्या है कि I इक्वल्स टू ओमेगा CV नॉट साइन पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी। तो ये जो हमारा टर्म है, ये जो टर्म है हमारा, इसको मैंने कॉस ओमेगा टी को लिखा है, पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी। अच्छा देखो, इसको थोड़ा सा अगर हम लोग चेंज करें तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। कहने का मतलब क्या, अगर इस इक्वेशन को थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए तो करंट जो है लीड कर रही है, लैग नहीं कर रही है, क्योंकि पाई बाई टू प्लस में है, यानी कि करंट जो है लीड कर रही है वोल्टेज से कितना? पाई बाई टू 90 डिग्री, यानी कि इक्वेशन से देखें। अच्छा इसका अगर ग्राफ देखें थोड़ी देर के लिए, अच्छा थोड़ी देर के लिए ये समझ लीजिए कि यहाँ इस पे मैक्सिमम करंट का फ्लो करेगी। अच्छा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट अगर हम देखें तो ये जो टर्म हमारा लिखा है साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू से क्या होना चाहिए? 1। ये 1 हो जाएगी, तो I मैक्स जो है वो क्या हो जाएगी? V नॉट बाई 1 अपॉन ओमेगा सी। ये ओमेगा सी जम करके ऊपर जाएगा, फिर इसी की तरह बन जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगी। अच्छा अगर इसका ग्राफ देखें थोड़ी देर के लिए, मैं ये रफ करके बना रहा हूँ, आप लोग नोट कर चुके होंगे मुझे मालूम है, देख लीजिए।
अगर हम लोग ग्राफ बनाए, सिंपली अगर हम लोग ग्राफ बनाए किसका, करंट और वोल्टेज के बीच में, देखिएगा करंट 90 डिग्री लैग कर रही है, तो इसका मतलब ये ग्राफ जो आने वाला है ये हमारा करंट का आने वाला है, किसका, करंट का। और वोल्टेज का क्या आने वाला है, ये ग्राफ आने वाला है। ठीक, अब इसको देखने वाली बात ये है कि ये हमारा वोल्टेज का है, V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी, और ये हमारा करंट का है, सॉरी ये वाला ग्राफ हमारा करंट का है, I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ये देखिए। ठीक, अब देखिएगा कि जब करंट हमारी, आप लोगों को साइन का ग्राफ मालूम है, मुझे मालूम है, देखिएगा जब ये देखिएगा कि जब वोल्टेज हमारा 0 हो रहा है तो करंट मैक्सिमम हो रही, मतलब 90 डिग्री आगे, क्योंकि ये 1 होने वाला है, ये -1 है और ये 1। और जब वोल्टेज हमारा 0 हो रहा है तो करंट मैक्सिमम हो रही है, और जब वोल्टेज 0 हो रहा है तो करंट मैक्सिमम हो रही है। ठीक, बात समझ गए, ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक, अब एक चीज समझेंगे हम लोग यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बारे में। क्या कैपेसिटिव, अच्छा देखिएगा मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा लिख रहा हूँ, आई इक्वल टू क्या लिखा है, V नॉट 1 अपॉन ओमेगा सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, यही लिखा है ना, सिंपल। अच्छा देखो V नॉट, अगर इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करो, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 से कंपेयर करो, तो आई नॉट की जगह भी ये टर्म लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है ना। अच्छा आई नॉट V नॉट यानी कि आई नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, V नॉट अपॉन रेजिस्टेंस या कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो ये जो हमारे होने वाला है टर्म, ये क्या होने वाला है, एक्सी, यानी कि एक्सी जो हमारे होने वाला है कैपेसिटिव रिएक्टेंस जैसे बोलते हैं, वो 1 अपॉन ओमेगा सी, क्या होगा, 1 अपॉन ओमेगा सी, बात समझ में। और एक्स इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, और ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 पाई एफ सी, ये हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो जाएगी, जहां एफ हमारी फ्रीक्वेंसी है, अल्टरनेटिंग करंट सोर्स। नोट कर लीजिए। हाँ, तो अब हमारा अगला टॉपिक है व्हेन सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस। क्या, अब हमारा इसी सर्किट में दो चीजें लगी हुई हैं, एक इंडक्टेंस लगा है, दूसरा रेजिस्टेंस लगा है। इसको समझने से पहले मैं एक चीज समझ लाऊंगा, अभी मैंने जस्ट पहले आप लोगों को पढ़ाया क्या, कि जब इंडक्टेंस लगा होता है, इंडक्टेंस सिंपल, एसी सर्किट में एक इंडक्टेंस लगा हुआ है, तो इंडक्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, VL इज इक्वल टू IR। अगर लगाएंगे तो रेजिस्टेंस तो 0 होता है, लेकिन उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है जिसे हम लोग कहते हैं IXL, तो ये V इज इक्वल टू IR का इस्तेमाल किया है यहाँ। और अगर जब कैपेसिटेंस लगा होगा तो कैपेसिटेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, VC इज इक्वल टू IX, सिंपल, ये बात आप लोग समझ लीजिए। ठीक, अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि जब सर्किट में हमारा क्या लगा हो, इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस लगा हो। जैसे ये सपोज करिए ये हमारा एसी सर्किट है, इसमें इंडक्टेंस लगा हुआ है और एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और हमें पता है जब इंडक्टेंस लगा होता है तो करंट क्या करती है, लैग करती है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री लैग करती है। और वोल्टेज में क्या होता है, फेज डिफरेंस 0 होता है, 90 डिग्री करंट यहाँ लैग करती है। अच्छा थोड़ी देर के लिए अगर हम लोग ग्राफ से समझे, देखिएगा, यानी कि अगर मैं इसको VR कंसीडर करूं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, और इंडक्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 90 डिग्री क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, तो यहाँ पे जो है हमारा VL क्या होगा, कुछ इस तरह का होगा, यानी कि VR और VL एक दूसरे से क्या होंगे, परपेंडिकुलरली होंगे, 90 डिग्री के एंगल पे होंगे। ये वेक्टर है। अच्छा वेक्टर से इसको समझे, अगर इनका रिजल्टेंट जो है मैं कुछ इस तरह का कंसीडर कर लूं, जिसे मैं कह दूं V, क्या कह दूं, V कह दूं, क्या कह दूं, V, और VL और VR के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 90 है। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम लोग कंसीडर करें कि ये VR होने वाला है और ये VL होने वाला है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस इज VR, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टेंस इज VL, तो VR इज इक्वल्स टू क्या होगा, IR, VL इज इक्वल्स टू क्या होगा, IXL, ये, और ये दोनों एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलरली है, और इनका रिजल्टेंट जो है वो क्या है, V है। ठीक, अच्छा एक थोड़ा सा ये देख लीजिएगा, जब दो वेक्टर, मैं छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं, एक वेक्टर P ले लेते हैं और एक Q ले लेते हैं। ठीक, दो वेक्टर एट एन एंगल थीटा लगे होते हैं, उनका रिजल्टेंट जो होता है R, वो क्या होता है, किस फॉर्मूले से, R स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। और थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। यहां पे भी हम लोग यही करेंगे, रिजल्टेंट को अगर हम थोड़ी देर के लिए कंसीडर करें, V स्क्वायर रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू, ये हमारा P है, VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर प्लस 2VRVL cos थीटा, और थीटा क्या है, 90, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि V हमारा जो रिजल्टेंट है इज इक्वल्स टू VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर आ गया, इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर अंडर रूट लगा देंगे,
तो v इज टू अंडर रूट सिंपल, ये क्या है हमारा वी आर, आई स्क्वायर आर स्क्वायर, वी एल क्या है आई स्क्वायर एक्सएल स्क्वायर, आई स्क्वायर दोनों से कॉमन ले लेंगे तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट आई स्क्वायर एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सिंपल ये आ जाएगा, अंडर रूट से आई स्क्वायर बाहर आएगा और वो बाहर आ जाएगा तो यहाँ डिवाइड करा देते हैं, वी अपॉन आई अंडर रूट एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हमारा वी अपॉन आई आ गया। ठीक, अच्छा देखिएगा वी अपॉन आई क्या होता है रेजिस्टेंस होता है, लेकिन यहाँ जो वी अपॉन आई का रेशियो है वो किसकी वजह से है, वीएल और वीआर की वजह से है, तो इसको रेजिस्टेंस ना बोल के इंपेडेंस कहेंगे। क्या कहेंगे वी अपॉन आई को, इंपेडेंस, और इंपेडेंस को हम लोग यहाँ पे जेड से डिनोट करते हैं, तो अंडर रूट एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हमारा एल आर सर्किट का, जो हमारा एल आर सर्किट है उसकी जो इंपेडेंस है वो क्या है, जेड इक्वल टू एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अच्छा न्यूमेरिकल सॉल्व के लिए याद रखिएगा, जेड इक्वल टू वी आर एम एस अपॉन आई आर एम एस भी ले सकते हैं, और जेड इक्वल टू वी नॉट अपॉन आई नॉट, ये दोनों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं इंपेडेंस के लिए। ठीक है, इसको नोट करिए, एक चीज बताते हैं, देखिएगा ये फॉर्मूला देख लीजिएगा। ठीक, अच्छा ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर रिजल्टेंट फाई एंगल बना रहा हो विद वी आर के साथ, अगर फाई एंगल बना रहा हो तो ये अगर एक लाइन ड्रॉ करें तो वीएल ये है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा वीएल हो जाएगा। अगर हम tan फाई का इस्तेमाल करें, क्योंकि वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें वीएल और वीआर आ सकते हैं, क्योंकि tan फाई होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहां से हमारा tan फाई क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा वीएल अपॉन वीआर, यानी कि वीएल अपॉन वीआर, और वीएल क्या होता है आई एक्सएल और वीआर क्या होता है आई आर, आई से आई कैंसिल, तो tan फाई हमारा यहां से आ गया क्या एक्सएल अपॉन आर, ये आ गया, नोट कर लीजिए। हाँ, तो हमारा अगला टॉपिक है वन सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस। क्या सीरीज में हमारा कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस लगे हैं एक एसी सर्किट में, तो डायग्राम बना लें एसी सर्किट का, ये हमारा एसी सर्किट का सिंबल है, ये एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और ये एक कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वी आर है, इसके अक्रॉस वी सी है, और मैं आप लोगों को बता दूं कि वी सी इज इक्वल टू क्या होगा आई एक्स सी, और वी आर इज इक्वल टू क्या होगा आई आर। ठीक, सिंपल। अच्छा, इसका अगर डायग्राम बनाए तो यहाँ पे मैंने कैपेसिटेंस बताया था क्या कि करंट जो है 90 डिग्री लीड करती है, और यहाँ फेज डिफरेंस करंट और वोल्टेज के बीच में क्या होता है, जीरो होता है, तो इसका मतलब ये जो इसका जो वोल्टेज होगा वो 90 डिग्री क्या करेगा, लीड करेगा वी आर से, मतलब वी आर और वी सी के जो वोल्टेजेस हैं इनके बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो 90 डिग्री का होगा, सिंपल एज दैट। तो अगर डायग्राम बनाए, सपोज करिए मैं ये वी आर कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक, तो जो वी सी होगा हमारा वो डाउनवर्ड होगा। ठीक, अच्छा ये डाउनवर्ड लेने की वजह यही है क्योंकि इसमें जो वोल्टेज होता है वो 90 डिग्री लैग करता है। ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट अगर हम कंसीडर करें कुछ इस तरह का वी, सिंपल, तो उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा वी एल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर, सॉरी मैंने वी एल लिख दिया, वी सी स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर प्लस 2 वी सी वी आर कॉस 90, सिंपल, ये टर्म हमारा जीरो हो जाएगा क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू जीरो है, तो यहाँ से वी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, वी सी इक्वल टू आई एक्स सी, दोनों का स्क्वायर, वी आर स्क्वायर आई स्क्वायर आर स्क्वायर, सिंपल, आई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आई स्क्वायर का यहाँ डिवाइड करा दो तो वी अपॉन आई का ये होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इधर से स्क्वायर हटाएंगे इधर अंडर रूट लग जाएगा, और ये वी अपॉन आई जो है क्या है रेजिस्टेंस होता है, वी इक्वल टू आई आर, देखें तो आर इक्वल टू वी अपॉन आई होता है रेजिस्टेंस है, चूंकि ये रेजिस्टेंस जो है रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की वजह से इसे रेजिस्टेंस ना कह के हम इंपेडेंस कहेंगे, जेड इक्वल टू अंडर रूट एक्सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और एक्सी की वैल्यू चाहो तो पुट कर दो सिंपल, तो जेड इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा इंपेडेंस का। ठीक, अच्छा अगर हम मान लें थोड़ी देर के लिए कि फाई एंगल बना रहा वी आर के साथ, रिजल्टेंट हमारा वी, ये ड्रॉ कर दें तो ये भी हमारा वी सी हो जाएगा, तो tan फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि वी सी अपॉन वी आर, तो यहाँ से tan फाई हमारा क्या आ जाएगा वी सी अपॉन वी आर। ठीक है, तो tan फाई इज इक्वल टू अगर हम निकालें तो वी सी आई एक्स सी वी आर आई आर, सिंपल, आई से आई कैंसिल, तो tan फाई इज इक्वल टू यहाँ से हमारा क्या आ गया एक्स ही है हमारा ये, तो 1 अपॉन ओमेगा सी अपॉन आर, ये हमारा फेज डिफरेंस है। नोट कर लीजिए, अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और हमारा अगला टॉपिक है एल सी आर सर्किट। एलसीआर सर्किट कहने का मतलब क्या है, इंडक्टेंस भी है, कैपेसिटेंस भी है और रेजिस्टेंस भी है। अच्छा थोड़ी देर के लिए समझ लो, इनके बीच में 90 का डिफरेंस था, इनके और इनके, कहने का मतलब है इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस के बीच में भी 90 का डिफरेंस था। यहाँ पे करंट जो है क्या कर रही थी, लैप कर रही थी 90 डिग्री,
और यहाँ करंट क्या कर रही थी, लीड कर रही थी 90 डिग्री। यहाँ पे करंट 90 डिग्री लीड कर रही है और यहाँ पे करंट 90 डिग्री लैग कर रही है। तो वोल्टेज में कितने का डिफरेंस हो गया टोटल अगर हम लोग देखें, यानी कि यहाँ 90 डिग्री पीछे है, यहाँ 90 डिग्री आगे। तो टोटल डिफरेंस सी और एल यानी कि कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस के वोल्टेज के बीच में टोटल डिफरेंस कितना आ गया, 180। अगर थोड़ी देर के लिए पहले तो डायग्राम बना लेते हैं सिंपल सा। ये हमारा डायग्राम है, ये हमारा इंडक्टेंस लगा है, ये हमारा रेजिस्टेंस लगा है और ये हमारा कैपेसिटेंस लगा है। चलो एलसीआर लिखा है तो वैसे ही बना भी लेते हैं। ये एससी हो गया हमारा और ये हमारा आर हो गया, यानी कि ये वी आर है, ये वीसी है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वी आर है। रेजिस्टेंस के अक्रॉस वी आर है पोटेंशियल डिफरेंस और इसके अक्रॉस वीसी है पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस वी एल है पोटेंशियल डिफरेंस। तो यानी कि ये समझ में आ गया कि एलसीआर सर्किट में अगर हम बात करें, यहाँ पे थोड़ा सा एलसीआर लिख देते हैं, लगना चाहिए, देख लीजिए। यानी कि अगर मैं यहाँ पे वी आर बनाऊं तो वी आर से वीसी कितना था, 90 डिग्री के डिफरेंस पे था। तो ये मैं नीचे बना देता हूँ, वीसी को 90 डिग्री दिया हुआ। अच्छा, वीआर से वीएल कितना डिफरेंस था, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस था। तो मैं वीएल को ऊपर कंसीडर कर लेता हूँ। अच्छा, इन दोनों का अगर रिजल्टेंट ले लें, देखो 180 डिग्री पे है ना, रिजल्टेंट अगर कंसीडर करें तो इसी डायरेक्शन में वीएल माइनस वीसी आ जाएगा। और इनका जो रिजल्टेंट है, अब इनका और इनका रिजल्टेंट नहीं लेंगे क्योंकि मैंने इन दोनों का रिजल्टेंट पहले बना लिया ऊपर वीएल माइनस वीसी। अब इनका और इनका रिजल्टेंट ये हमारा आ गया वी। बात समझ में? अब इसका फॉर्मूला अगर हम लगाए वही आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा, उसी का इस्तेमाल करें तो यहां से अगर हम लोग देखें तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा पी हो गया और ये क्यू हो गया। तो वी एल माइनस वी सी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर प्लस 2 वी एल माइनस वी सी वी आर कॉस 90। यही होने वाला ना, इसको सेपरेट कर दे रहा हूं, देखो आप लोग परेशान ना होइएगा। ये फॉर्मूला बना है, ये टर्म देखो अगेन हमारा जीरो हो जाएगा, cos 90 की वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से वी स्क्वायर हमारा क्या आया, वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। अच्छा, ये वी एल वी सी वी आर की वैल्यू क्या थी, वी एल मैंने आप लोगों को बताया आई एक्सएल और वी आर मैंने बताया आप लोगों को आई आर और वी सी मैंने आप लोगों को बताया आई एक्सी। एक्सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस और आर रेजिस्टेंस। ठीक है, ये सब की वैल्यू ये वाली यहाँ पुट कर दो। ठीक, वी स्क्वायर इक्वल टू आई एक्सएल माइनस आई एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू। अच्छा, यहाँ से आई कॉमन लो, स्क्वायर है तो स्क्वायर बाहर आएगा, तो वी स्क्वायर इक्वल टू आई स्क्वायर बाहर आएगा, तो एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर आर स्क्वायर। पूरे में तो कोई आई स्क्वायर कॉमन है, आई स्क्वायर कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में बचेगा एक्सएल माइनस एक्सी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, ये स्क्वायर का डिवाइड करा दो तो v अपॉन आई का ये होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू, इधर बचेगा एक्सएल माइनस एक्सी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अच्छा, चूंकि v अपॉन आई हमारा रेजिस्टेंस ही होता है, लेकिन ये किसकी वजह से है, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस की वजह से। तो इस v अपॉन आई को हम रेजिस्टेंस ना कह के इंपेडेंस कहेंगे, जैसे z लिखते हैं। तो z इक्वल टू हमारा यहाँ से आ गया एक्सएल माइनस एक्सी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हमारा इंपेडेंस का फॉर्मूला आ गया। अच्छा, एक बात ध्यान से देखना, पीछे वाले जो दो फॉर्मूले हैं मैंने बताए, जब मैंने इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस को साथ में लिया, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस को साथ में लिया, उन दोनों के लिए फॉर्मूला बनाए, उन दोनों का फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ ये फॉर्मूला याद कर लो और जो भी ना हो सर्किट में, जो भी टर्म, जो भी हमारा एलिमेंट ना हो उसकी जगह पे जीरो कर दो। कहने का मतलब क्या है, अगर मान लो इंडक्टेंस नहीं है तो इंडक्टेंस को जीरो कर लो, तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि एक्सएल इक्वल टू जीरो रख दो, तो माइनस एक्सी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि, और ये माइनस का होल स्क्वायर है तो एक्सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, सॉरी एक चीज देखना आप लोग, एक चीज की गलती हो गई मुझसे कि मैंने इधर इसको z अपॉन आई को v अपॉन आई का होल स्क्वायर था, ये इधर से स्क्वायर हटेगा और ये अंडर रूट में आ जाएगा, तो z इक्वल टू ये टर्म पूरा अंडर रूट में रहेगा। ध्यान दीजिएगा, ये टर्म हमारा अंडर रूट में रहेगा, v अपॉन आई, ये सॉरी मुझसे गलती हो गई, तो v अपॉन आई इधर से स्क्वायर हटेगा अंडर रूट, तो ये अंडर रूट का फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसको देख लीजिए, मान लीजिए कि ये फॉर्मूला सिर्फ याद कर लीजिए, पहले वाले दोनों याद करने की जरूरत नहीं है। ये मान लीजिए एक्सएल जीरो हो गया, मान लिया इंडक्टेंस नहीं है, हमारा सर्किट जो है सीआर है, तो एक्सएल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी कि एक्सएल इक्वल टू जीरो हो जाएगा, सिंपल है ना। तो z इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, अंडर रूट माइनस एक्सी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस एक्सी, यानी कि z इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट एक्सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सिंपल। अब ऐसे ही समझ लीजिए, अगर वीसी नहीं है तो एक्सी को जीरो कर दीजिए, वाला फॉर्मूला बन जाएगा। मान लो कि और वीएल नहीं है तो एक्सएल को जीरो कर दो। बात समझ में आई, नोट कर लीजिए इसको। अच्छा, अगर देखिए, अगर हम लोग फाई के बारे में बात करें, किसके बारे में,
फाई के बारे में, ये थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पे। फाई के बारे में बात करें तो ये रिजल्टेंट वी एंगल फाई बना रहा है। क्या बना रहा है? फाई एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे ये हमारा क्या होने वाला है, ये वी एल माइनस वी सी ले लें अगर थोड़ी देर के लिए। क्या ले लें? वी एल माइनस वी सी। क्या ले लें? वी एल माइनस। तो tan फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से हम लोग tan फाई को क्या लिखेंगे? वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर। दो सब की वैल्यू पुट कर दो। tan फाई इक्वल टू वी एल आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी अपॉन आई आर। ऊपर से आई कॉमन ले लो तो tan फाई इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा? एक्सएल माइनस एक्स सी अपॉन आर आई। ये कैंसिल हो जाएगा। तो tan फाई हमारा क्या आ जाएगा? एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। और सॉल्व करना चाहो तो एक्सएल की वैल्यू पुट कर दो, एक्सी की वैल्यू पुट कर दो, फाई आ जाएगा। नोट कर लीजिए इसको, अगला टॉपिक बताते हैं। हाँ, तो हमारा अगला टॉपिक है पावर इन एसी सर्किट। एसी सर्किट में पावर क्या होती है? तो देखिए इस चीज को समझ लीजिए। एसी सर्किट में पावर के बारे में बताएं तो द रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज नोन एज पावर। बस सिंपल सी भाषा। क्या? एसी सर्किट में जो रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ एनर्जी जो होता है एसी सर्किट में, उसी को हम लोग पावर बोलते हैं। जैसे सपोज करिए अगर हम पावर के बारे में अगर हम बताएं तो वी आई हम लोगों ने पढ़ा। पावर इज इक्वल टू वोल्टेज एंड करंट का प्रोडक्ट जो है हमारी पावर डिसिपेशन। ठीक। अच्छा, इस बात को समझिएगा। अगर हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू वोल्टेज की लें, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस, तो क्या हो जाएगी? वी नॉट साइन ओमेगा टी। सिंपल। अच्छा, अगर हम करंट की ले लें तो क्या हो जाएगी? आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। मान लें कि फेज डिफरेंस फाइव का है, ये हो जाएगी। देखिए फिर से लिख देता हूँ, साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। सिंपल। ठीक। अच्छा, यहाँ साइन ए माइनस बी का अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं थोड़ी देर के लिए, तो टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? वी नॉट साइन ओमेगा टी, और ये आई नॉट भी बाहर ही ले लो, इसको ये वाला आई नॉट बाहर ले लिया, और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ तो क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। यही होता है ना ये फॉर्मूला। अच्छा, साइन ओमेगा टी को अंदर डाल दो तो पी इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करा तो मल्टीप्लाई में, तो वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव माइनस कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी साइन फाइव। यही होने वाला है ना। अच्छा, यहाँ क्या करो? 2 से मल्टीप्लाई करा दो, 2 से डिवाइड करा दो। ठीक। क्या हो? 2 साइन ओमेगा टी कॉस, यानी कि 2 साइन ए कॉस, या 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा। ठीक है। तो पी इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया? वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव माइनस का 1/2 साइन 2 ओमेगा टी साइन फाइव। ठीक। अब यहाँ से देखिए एक चीज का ध्यान रखिएगा कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी की कंप्लीट साइकिल के लिए वैल्यू कितनी होती है? पावर डिसिपेशन निकालोगे तो कंप्लीट साइकिल के लिए निकालोगे ना। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी के लिए कंप्लीट साइकिल के लिए जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? 1/2। क्या होता है? 1/2। और साइन 2 ओमेगा टी की वैल्यू, यानी कि साइन 2 थीटा के लिए जो वैल्यू होती है साइन 2 ओमेगा टी की कंप्लीट साइकिल के लिए वैल्यू 0 होती है। तो ये टर्म हमारा पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से पी इंस्टेंटेनियस कह दे, जैसे क्या हो जाएगी? वी नॉट आई नॉट, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू 1/2, और ये कॉस फाई ऐसे ही है, इसको कॉस फाई लिखो। ठीक। तो यहाँ से पी हमारी कितनी आ गई? 1/2 वी नॉट आई नॉट कॉस फाई। सिंपल, ये आ गई। अच्छा, 2 को क्या लिख सकते हैं? √2 इंटू √2 लिख सकते हैं कि नहीं? तो पी इज इक्वल टू यहाँ से वी नॉट के नीचे एक √2 डाल दो, आई नॉट के नीचे एक √2 डाल दो, कॉस फाई। ठीक है। पहले वाले में वीडियो में वी नॉट अपॉन √2 आई नॉट अपॉन √2 मैंने क्या बताया था? वी नॉट आई नॉट हमें मालूम है ये वोल्टेज की पीक वैल्यू है, ये करंट की पीक वैल्यू है, और मुझे मालूम है वी नॉट अपॉन √2 क्या होता है? वी आर एम एस, और आई नॉट अपॉन √2 आई आर एम एस कॉस फाई। ठीक। ये आ गया फॉर्मूला, इसको नोट करिए। अब हम डिफरेंट एसी सर्किट के लिए, जो हमारे डिफरेंट एसी सर्किट है उनके लिए पावर क्या होती है वो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे इसी फॉर्मूले से। यानी कि हमने क्या लिखा? P इज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। यही लिखा ना। अच्छा, सर्किट में खाली रेजिस्टेंस हो, क्या हो? रेजिस्टेंस। तो वहां वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस कितना था? 0। कितना था? तो फेज डिफरेंस 0 था, तो cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो P इज इक्वल टू, यानी कि फाई इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो cos 0 इक्वल टू कितना होता है? 1, तो ये 1 हो जाएगा। तो P इक्वल टू क्या आ जाएगा? वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। ठीक है। यही तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? P डायरेक्ट ये फॉर्मूला आ गया अगर सर्किट में हमारा क्या है? सिर्फ रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर हमारा LR सर्किट है, कैसा? LR है, मतलब इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस के लिए मैंने tan पाई आप लोगों को क्या बताया था? क्या बताया था? VL अपॉन VR।
क्या बताया था, VL अपॉन VR, VL इक्वल टू IXL अपॉन IR, तो आई से आई कैंसिल, तो क्या आ गया ओमेगा L अपॉन R। ठीक है, अच्छा इसको डायग्रामेटिकली देख ले, डायग्राम बना है ट्रायंगल है, ये फाई कंसीडर कर ले, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि ये ओमेगा L हो गया, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी ओमेगा L का होल ऑफ स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। तो cos फाई यहाँ से क्या आया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसी फॉर्मूले में अगर हम लोग दें LR सर्किट के लिए क्या VRMS इंटू IRMS, cos फाई हमारा क्या है, यहाँ से cos फाई निकाल ले, cos फाई अगर हम लोग निकाले तो क्या आएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि R अपॉन अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो cos फाई की वैल्यू रख दो R अपॉन अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक, ये आ जाएगी LR सर्किट के लिए। मान लो सर्किट हमारा CR है, क्या है इसी से समझो, क्या है CR सर्किट है, CR इसको नोट कर लीजिए, CR सर्किट मतलब कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस है ना, तो कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस के लिए मैंने tan फाई क्या बताया था VC अपॉन VR, क्या बताया था VC अपॉन VR, तो VC क्या हो जाएगा IXC अपॉन IR, I से I कैंसिल, तो XC क्या हो जाएगा tan फाई इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C अपॉन R है। इसके लिए अगर एक ट्रायंगल बना है, ये ऊपर वाला रब कर रहा हूं, इसके लिए अगर एक ट्रायंगल बना है, इस एंगल को फाई कंसीडर करें, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1 अपॉन ओमेगा C अपॉन बेस R, इसकी वैल्यू निकालो, ये हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या हो जाएगी हाँ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो 1 अपॉन ओमेगा C का होल ऑफ स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये हो जाएगी। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू पुट करें इसी में P इज इक्वल टू सॉरी LR नहीं CR सर्किट, P इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई, cos फाई यहाँ से निकालो, तो cos फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी R अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन ओमेगा C का होल ऑफ स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये आ जाएगा cos फाई। इसके वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई R अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन ओमेगा C का होल ऑफ स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये हो जाएगी। इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अगर हमारा सर्किट LCR है, क्या है कैसा सर्किट है देखिएगा ध्यान से देखिएगा, अगर हमारा सर्किट LCR है, इंडक्टेंस कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस तीनों लगे हुए, ठीक, तो इसके लिए क्या होगा cos फाई, वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे P इक्वल टू VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई, ठीक है। तो इसके लिए tan फाई मैंने क्या बताया था LCR सर्किट के लिए VL माइनस VC अपॉन VR, वैल्यू पुट कर दो IXL माइनस IXC अपॉन IR, I कॉमन लेके कट जाएगा, XL की वैल्यू ओमेगा L माइनस XC की वैल्यू 1 अपॉन ओमेगा C अपॉन R, ठीक है जी, ये tan फाई आ गया। ठीक, इसके लिए अगर ट्रायंगल बना सिंपल बहुत इजी है, फाई ये कंसीडर कर ले, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C, ये वाली लाइन हो जाएगी, ये R हो जाएगा, पाइथागोरस से लगाएंगे, तो अंडर रूट ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का होल ऑफ स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यानी कि cos फाई की वैल्यू अगर यहाँ से निकाले तो cos फाई की वैल्यू क्या आने वाली है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि R अपॉन अंडर रूट ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, फॉर्मूला में पुट कर दो, तो P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा VRMS इंटू IRMS इंटू R अपॉन अंडर रूट ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का होल ऑफ स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यानी कि ये पावर आ गई LCR सर्किट के लिए। समझ में आया, समझ में आया, इसको नोट कर लीजिए। तो मैं यही आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से पढ़ाई करें, एक एक चीज़ को समझें टर्म बाय टर्म, मैंने सब कुछ पढ़ाया हुआ है, कहने का मतलब ये है कि हर एक चीज़ मैंने उसमें डिफाइन कर ली है, बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन करके, इलाबोरेट करके हर एक चीज़ को बताया। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। अगर आप इसको वीडियो को बहुत अच्छे से देख लेंगे तो मेरे ख्याल से इंशाल्लाह आपको AC बिल्कुल समझ में ही आ जाएगा। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करिए चैनल को, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अल्लाह हाफिज़।